जय हिंद दोस्तों, बड़ी अच्छी बात और खुशखबरी मैं इस बात को लेकर कहूंगा कि हमारे 10 बड़े मुद्दों को लेकर के एक मेमोरेंडम तैयार किया गया है और वो रक्षा मंत्री तक पहुंच गया है और इसकी बात संसद में उठेगी और सभी तीनों सेना प्रमुख को इसकी कॉपी भेज दी है। और इसकी पहल करने के लिए मेजर जनरल सतवीर साहब हैं, जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन की मुहिम को आगे ले जाने का काम किया, चाहे सड़क पे हो या संसद में हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो। कल उन्होंने ये चीज हमें भेजी, जैसा कि आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि ये लेटर भेजा है कि हमारे 10 बड़े मुद्दे हैं जो लंबित हैं, इनके लिए हमने लगातार संघर्ष किया है। अब 8वें वेतन आयोग से पहले हम चाहते हैं कि इसकी आवाज संसद में उठे और सभी सेना प्रमुखों से अपील की है कि साथ दें। तो आप आइए, आप इस लेटर को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप कवरिंग लेटर देख सकते हो, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। अब ये 10 मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। आपके डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा हो, जवानों के मेडल का मुद्दा हो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक ऐसा शब्द जो भविष्य में हमारी पेंशन के ऊपर कहीं ना कहीं तलवार लटक के रखी, उसको आप क्लियर कर दीजिए। बाकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बाकी केंद्रीय कर्मचारी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये कितना हानिकारक है इसके ऊपर स्पष्टीकरण। वन रैंक वन पेंशन के ऊपर उन्होंने कहा है कि अभी वन रैंक 5 पेंशन है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है जो आपने मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज लिया है तीनों सेनाओं से, आपको मैक्सिमम लेना होगा, जो 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी का जिक्र किया। बड़ी अच्छी बात और बड़ी शानदार बात कि फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर जवानों की होना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक 30 से 35 साल की उम्र में ये सेना से सेवानिवृत्त हो जाता है। यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन 50% उस सैनिक को मिल रही थी और उसकी विधवा को 30%। क्यों? कि उसकी लायबिलिटीज सेम रह जाती है, सामाजिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आप उसकी पेंशन कम कर देते हो। अंततः उन्होंने कहा है लगभग आपका इसके ऊपर क्या विचार है? इन्होंने कहा है कि जितनी पेंशन एक जवान को मिल रही थी उतनी ही उसकी विधवा पत्नी को मिलना चाहिए। ये बड़ा पॉइंट है। साथ में ही उन्होंने रिजर्विस्ट पेंशन की बात की है और बड़ी बात की है कि ऑनरी रैंक जो मिलता है, जब आप उसका क्राइटेरिया सेम रखते हो, या सर्विस में रहते हुए 3 महीने पहले ऑनरी देते हो या सर्विस में जाने के बाद 15 अगस्त 26 जनवरी को देते हो, तो फर्क क्या है? जब आप बोर्ड बना रहे हो, ऑनरी का सम्मान दे रहे हो, तो उसका पैसा भी देना चाहिए। साहब ने ये बात को लिखा हुआ है और बड़ी बात कहा है कि सैनिक आयोग की अब बहुत जरूरत है। सैनिकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए, यानी उन्होंने इस कमीशन की बात की है और ईसीएचएस में लगातार अनदेखी और दुरुपयोग के ऊपर अपनी बात रखी है। तो आइए दोस्तों, इस लेटर को देखते हैं डिटेल्स में। जैसे आप देख सकते हो, कवरिंग लेटर है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट 19 मार्च 2026 और कल ही शाम को हमारे को भेजा है साहब ने। रिक्वेस्ट टू कंसिडर लॉन्ग पेंडिंग एंड लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑन एन अर्जेंट बेसिस। और सीधा सीधा आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है पूर्व सैनिकों की लंबे समय से लंबित और जायज मांगों पर तुरंत विचार करने का अनुरोध। प्रिय पूर्व सैनिकों, आप जानते हो कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट आज देश भर के दूसरे एक्स सर्विसमैन संगठनों की लगातार कोशिशों और सरकार के साथ लंबी बातचीत में हमारे आश्रित और कल्याण से जुड़े मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। आईएसएम अब हमारे एक लोकसभा सदस्य नेवी के हैं विराटो फर्नांडिस की मदद से मांग की है ताकि सरकार दूसरे सांसदों के सामने इस मुद्दे को उठा सके। उन्होंने 17 मार्च 2026 को माननीय रक्षा मंत्री जी को हमारी जरूरी मुद्दों पर लेटर लिख करके भेज दिया है। आपकी जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ये कॉपी आपके साथ संलग्न कर रहा हूँ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब को उन्होंने पहुंचाया है, आप समझते हो एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत साहब को और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब को और कैप्टन साहब को। यानी ये जो पत्र पर कवरिंग लेटर लिखा है और ये सतवीर साहब ने लिखा है, और सीधा सीधा अब आइए इस पत्र पर जो कि लिखा है रेस्पेक्टेड ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, यानी 16 मार्च 2026 को लिखा है, 17 को डिस्पैच किया है कैप्टन विराटो, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, सदस्य हैं और दक्षिणी गोवा से हैं। और इनसे उम्मीद की गई कि संसदों के सामने ये आप मुद्दे रखिए, रक्षा मंत्री जी को पर्सनल ये लेटर लिखिए ताकि हमारी आवाज सड़क से संसद तक पहुंचे और हमें न्याय मिले। अब आइए बात करते हैं हर एक पॉइंट्स को।
अब उन्होंने जो लिखा है, पूर्व सैनिकों की लंबे समय से लंबित और जायज मांगों पर अर्जेंट बेसिस पर विचार करने का अनुरोध। जैसा कि आप लेटर में देख सकते हो, रिक्वेस्ट टू कंसीडर लॉन्ग पेंडिंग एंड लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एज एन अर्जेंट। मैं साउथ गोवा लोकसभा सीट से सांसद हूं। मुझे यह बताते गर्व हो रहा है कि मैं एक एक्स सर्विसमैन भी हूं। मैंने इंडियन नेवी में 26 साल नौकरी किया है, इसलिए मैं आपके सामने एक्स सर्विसमैन की लंबे समय से पेंडिंग मांगों के साथ साथ कुछ नई मांग भी रख रहा हूं जो हाल ही में सामने आई हैं। रिटायर्ड सैनिकों के समुदायों को बहुत परेशानी हो रही है जो नीचे है। उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स की बात की, जो कि अभी एक ताजा उदाहरण है कि 1 अप्रैल 2026 से यानी 1922 में से जहां पर आपको एग्जम्पशन है, जहां पर छूट है, और वहां पर आप इनके ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हो। उन्होंने कहा घायल सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाकर सरकार को 100 करोड़ रुपए से कम की बचत होने की उम्मीद है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। सरकार के लिए ये बहुत कम पैसा है। डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने से निश्चित रूप से भारतीय सशस्त्र बलों का हौसला कम होगा और आपके बताए गए स्टैंड और सशस्त्र बलों और उसके जवानों के लिए प्यार के खिलाफ है। यानी जो आपका स्टैंड है इनके प्रति, जो आप प्यार दर्शाते हो, जो उनकी वीरता की प्रशंसा करते हो, ये आपका जो स्टैंड है उसके खिलाफ है कि आप 100 करोड़ रुपए में आप सैनिकों का, मैं कहूंगा, अपमान कर रहे हो। सीधी सीधी बात है, मेरा शब्द है। दूसरी बात, महामहिम के पास जमा पूर्व सैनिकों के पदकों की वापसी, यानी रिटर्न्स ऑफ मेडल ऑफ एक्स सर्विसमैन डिपोजिट विद हर एक्सलेंसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन था उसमें मेडल्स थे, सबने उतार करके महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपे थे। और अब इसके लिए लिखा है कि 2009 से 11 के दौरान भारत के राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर के सामने वन रैंक वन पेंशन न देने के लिए एक शिकायत दर्ज की थी। अब ये जो हमने मेडल जमा किए थे ये अभी साउथ ब्लॉक में मुझे बताया गया है कि सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, चीफ माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और सबके लिए कई बार लेटर लिखे हैं और ये मेडल्स को वापस करने की उन्होंने गुहार लगाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी 8 से पीसी के अंदर नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की अनफंडेड कॉस्ट पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8th पे कमीशन में निकाला था उसमें ये शब्द है, इस लाइन के ऊपर सबका ऑब्जेक्शन है कि इसको क्लैरिफाई करिए, आखिर इसके पीछे क्या है, हिडन एजेंडा है, आप क्या चाह रहे हो। अब इन्होंने कहा है डिफेंस फोर्सेस के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। डिफेंस कर्मचारियों को पेंशन देना सर्विस की शर्तों का हिस्सा है, साथ ही हमारी सैलरी अलाउंसेस पेंशन पहले से ही हमारी पॉलिसी में शामिल है। अगर डिफेंस कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में कोई बदलाव करने की वजह है तो कृपया बताइए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की इस लाइन को कैंसिल करने की जोरदार सलाह दी जाती है। यानी जो आपने लिखा है इसका मतलब लिखने वाला है जानता है या लिखवाने वाला जानता है, और जो हम पढ़ रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम डिफेंस कंसर्न है, ये हमारा राइट है, तो क्या आप हमारी पेंशन पर कुछ छेड़खानी करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। इसके लिए लिखा है वन रैंक वन पेंशन। बड़ा मुद्दा है दोस्तों, जैसा कहा है कि वन रैंक वन पेंशन वन रैंक 5 पेंशन जैसी हो गई है, और इसका मकसद था कि यानी तीनों फोर्सेस में जो जवान रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी लेंथ ऑफ सर्विस सेम है, जिनका रैंक सेम है, उनकी पेंशन सेम होनी चाहिए। जैसा अभी तक आपका रिवीजन 1, आपका रिवीजन 2, आपका रिवीजन 3 हुआ है और ऐसी चीज देखने में नहीं आई है। इसके साथ ही उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आपने जो एवरेज लिया है, और आपसे कई बार कह चुके हैं कि सेम लेंथ और सेम रैंक पर तीनों सर्विस में मैक्सिमम जो स्लॉट है पे बेसिक का, उसको आधार बनाइए। अभी क्या होता है, माना कि आपकी OROP 3 2024 में आपको मिली, तो 2023 को उन्होंने बेस ईयर माना और वहां से उन्होंने क्या किया, एवरेज लिया। यानी एक हवलदार है, 24 साल सर्विस है, वो चाहे सार्जेंट है और चाहे वो पेटी अफसर है नेवी में या आर्मी में हवलदार है, तीनों को देखा, तीनों को एवरेज किया और उन्होंने एक बेसिक पेंशन उसकी फिक्स की 24 साल के ऊपर। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जहां पर ज्यादा मैक्सिमम है उसको आप रेफरेंस मानकर दूसरों को फायदा दीजिए। इससे तो कईयों को फायदा हो रहा है, कईयों को फायदा नहीं हो रहा है, और इक्वालिटी नहीं हो सकती। वन रैंक वन पेंशन कैसे हो सकती है जब आप ज्यादा है उसकी कम करोगे नहीं, कम वाले की थोड़ा सा आप बढ़ा रहे हो, तो फिर वन रैंक वन पेंशन का ये एम है वो अचीव नहीं होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फैमिली पेंशन। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे खटकने वाली बात है, सबसे दर्द भरी बात है।
हमारी जिंदगी का ये हिस्सा है। हाँ जी दोस्तों, यदि कोई जवान सपोज करो सिपाही में रिटायर्ड होके आता है और उसकी लगभग 15 साल सर्विस होती है, 20 साल में भर्ती होता है, तो उसकी एज 35 साल होगी। रियलिटी है कि 35 साल आने के बाद अपना काम धंधा कुछ करता है और उसकी दुर्घटना बस मृत्यु हो जाती है, तो वो जो 50% पेंशन मिल रही थी उसकी फैमिली को 30% पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, बशर्ते शर्त है कि 7 साल तक इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जो कि एक कंडीशंस है। बट आप ये बताइए, कंडीशन सभी के लिए है, हमारे लिए स्पेशल कंडीशन क्योंकि हमें आपने 35 साल में भेजा है, हमें 60 साल नौकरी क्यों नहीं कराई? या तो फिर कह रहे हैं, जनरल सतवीर साहब ने रक्षा मंत्री जी के लिए लिखा है, पहले भी हमारी साहब से इस मुद्दे पर बात हुई है, उन्होंने कहा ये परसेंट जो पेंशन है लगभग जितनी आपके जवान को मिल रही थी उतनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई, और कम से कम जवान था तो बाहर 2-4 पैसे कमा रहा था, अब तो फैमिली घर में रह गई, सोसाइटी जीने नहीं देगी उसको, कहां जाएगी? फिर इसका मतलब बच्चे, उसके बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनकी एजुकेशन बंद हो जाएगी, सब चीजें बंद होंगी। फैमिली पेंशन को सर्विस पेंशन के बराबर बनाए रखने की जरूरत है। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक अगर एक्स सर्विसमैन की मौत हो जाती है तो विधवा की पेंशन 30%, पत्नी की मौत से पहले पति की मौत हो जाती है तो एक्स सर्विसमैन की पेंशन कम नहीं होती है। अब इसमें यह भी दिया है कि मान लो दोनों कपल हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, पत्नी की मौत हो जाती तो पति को 50% पेंशन मिलती है, लेकिन पति की मौत हो जाती तो पत्नी के ऊपर है डबल प्रेशर क्यों? ये भेदभाव क्यों? सरकार का तर्क है कि खर्च कम हो जाते हैं। अच्छा, ये तर्क पूरी तरह गलत है। विधवाओं की परेशानियां कई गुना बढ़ जाती है, पति के गुजर जाने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं, और इसलिए उन्होंने इसके ऊपर बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैं स्पेशल इसके ऊपर बात करूंगा। सभी ऑनरी रैंक वालों को ऑनरी रैंक पेंशन देना, सर्विस के दौरान दिए गए ऑनरी रैंक वालों को ऑनरी रैंक पेंशन दी जाती है, रिटायरमेंट के बाद ऑनरी रैंक वालों को ऑनरी रैंक पेंशन नहीं दी जाती है, जबकि ऑनरी रैंक देने के नियम और शर्तें सेम है। बोर्ड होता है दोस्तों, अब बोर्ड में वैकेंसी है, यानी आपको, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी का हूं, यानी आपको कुछ लेफ्टिनेंट बनाने हैं सूबेदार से या सूबेदार मेजर से, उनका अलग अलग परसेंटेज है। सूबेदार से उन्होंने लेफ्टिनेंट बनाने हैं लगभग यानी 100 बंदे बनाने हैं, तो 100 की मेरिट आ गई। 100 बंदों को उन्होंने पेंशन जाने से 2-3 महीने पहले 26 जनवरी 15 अगस्त को अवार्ड कर दिया और उनको पे एंड अलाउंसेस शुरू हो गया, पेंशन में फायदा हो गया। अब सेम क्राइटेरिया के हैं, अब बचे हुए को आपने बोर्ड के बाहर जाकर के उन्हें अगले में दे दिया कि आपको ऑनरी कमीशन मिला है, आप पहले रिटायर्ड हो गए थे। अब रिटायर्ड होने के बाद क्राइटेरिया, बोर्ड स्क्रीनिंग जब सेम है, पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है, यानी उसको जहां तक उसके पे लेवल भी चेंज नहीं होता है, ना ही उसको CHD में फायदा है, ना ही ECHS में फायदा है, ना ही कोई फायदा नहीं है। तो यह कहा गया है कि आपको मॉनिटरी बेनिफिट देना चाहिए। भारत सरकार द्वारा यानी आगे के और मुद्दे हैं, उनके ऊपर मैं अलग से और बात करूंगा। अभी तक लगभग मैंने आपके सामने 6 या 7 मुद्दे रखे, इसके ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।